हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको जो है सीटेट के कुछ ऐसे प्रश्नों को कराने वाले हैं मैथ के, जो सीटेट एग्जाम में लगातार हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यानी कि जो है आज इस क्लास में हम लोग जो है कि सीटेट मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार प्रश्न आते हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। यदि आप 2026 के लिए सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए, तो इस क्लास को आप देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास से आपके 10 प्रश्न जो है गणित के जो है पक्के होने वाले, एकदम फिक्स होने वाले हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्न हर बार सीटेट के एग्जाम में आए हैं, तो मे बी पॉसिबल 2026 में भी डेफिनेटली इन इन चैप्टर से, इन इन टॉपिक से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए विदाउट डिले जो है आपको प्रश्न का इंतजार होगा कि सर वो कौन से प्रश्न है, जल्दी से लाइए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाएं। सबसे पहले पहला प्रश्न आपका संख्या पद्धति का, एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। इसके बाद मापन और समय का, यह प्रश्न तो हर बार एग्जाम में आता है, सीटेट 2026 में भी आएगा। यह प्रश्न शिक्षण शास्त्र वेन हीलो को कौन भूल सकता है, वेन हीले थ्योरी को, इससे भी प्रश्न आपका एक फिक्स है आपके एग्जाम में। इसके बाद आपकी देखिए भिन्न का, भिन्न का भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। इसके बाद आपका शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम से तो हर बार प्रश्न आता है, इस बार भी आपका आएगा गणित का, ठीक है। इसके बाद ज्यामिति से, ज्योमेट्री से भी प्रश्न आता है। उसके बाद आज हम आपको गणित के बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स बताने वाले हैं। अगर इन टैग वर्ड्स को देखते हैं आप, तो जो मैथ पेडागोजी पूछी जाएगी आपसे 15 प्रश्न, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए चाहे पेपर सेकंड के लिए, आप 15 के 15 प्रश्नों को सही कर सकते हैं केवल इन टैग वर्ड्स को। देखिए ये सकारात्मक टैग वर्ड्स है जो हमें यहाँ पे दिया है, ये आपके नकारात्मक टैग वर्ड्स है, ठीक है। तो आज इस क्लास के लिए आप एकदम बिल्कुल तैयार रहिए। अगर सीटेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देख करके जाइए। अगर इस क्लास को आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपके 10 नंबर गए। 10 नंबर 30 प्रश्नों में बड़े अहम रोल निभाते हैं, तो इस प्रश्नों को जरूर देखिए। तो चलिए विदाउट डिले जो है प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज दिया भी है कि बार बार जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही सिर्फ इस क्लास में हम आपको कराएंगे। बहुत ही सीमित क्लास होने वाली है ये, ठीक है। चलिए संख्या पद्धति का यह पहला प्रश्न आपके साथ। प्रश्न क्या है यहाँ पे, रफ पेन लेकर के रेडी हो जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रश्न करा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको पहले से आना चाहिए, क्योंकि आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को तो लगाए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति मींस नंबर सिस्टम का यह प्रश्न बड़ा ही फेवरेट है और हर बार एग्जाम में पूछा गया। स्थानीय मान, जातीय मान से हर बार प्रश्न आपसे अंकित मान से पूछा जाता है। प्रश्न क्या है भाई, यहाँ पे संख्या दिया है 70,560 में 5 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है। इस प्रश्न को लगाना है, कैसे लगेगा। स्थानीय मान आपको आता है, हाँ सर स्थानीय मान आता है, बचपन में हमने पढ़ा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूछा है कि 70,560 का, ठीक है, 70,560 का किसका स्थानीय मान पूछा है, 5 का। तो हम लोग 5 का स्थानीय मान ऐसे निकालते थे, याद है कि नहीं है। हाँ सर याद है। अब हम लोग करते क्या थे, बताइए आप लोग करते क्या थे। हम लोग प्लेसिंग गिन लेते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 5 किस प्लेस पे है, सैकड़े के स्थान पे है। तो सैकड़े मतलब 100 होता है, सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। तो इसमें हम लोग 100 का गुणा कर लेते थे। जब 100 का मल्टीप्लाई कर लेते थे तो बताइए ये कितना आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 1 कम 5 और 2 को यहाँ पे 0 बढ़ा लिए, 5 का स्थानीय मान आ गया। हाँ सर 5 का स्थानीय मान आ गया। और सर जी किसका स्थानीय मान पूछा है, सर 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो चलिए 6 का भी स्थानीय मान निकाल लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे आते हैं। तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 गुणे लिख करके रेडी रहेंगे। यहाँ पे देखिए इकाई, यहाँ पे दहाई, दहाई का मतलब टेंस, टेंस का मतलब 10, 10 का गुणा करेंगे तो इसमें 10 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। आ गया, हाँ सर। तो 6 का भी स्थानीय मान आ गया सर, 5 का भी स्थानीय मान आ रहा है। अब सर प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करिए। तो गुणा कर लीजिए भाई, 500 में जो है 600 का सॉरी 60 का गुणा कर लीजिए। गुणा आता है, नहीं सर गलत हो जाता है कभी कभी। तो गलत एकदम नहीं होगा, ध्यान से सुनिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इस 5 का गुणा 6 में कर लीजिए, जीरो का टेंशन मत लीजिए। 5 का गुणा 6 में करिए तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। और 2 गो जीरो यहाँ पे, 1 गो जीरो यहाँ पे, तो 2 गो जीरो यहाँ का सर, 1 गो जीरो यहाँ का। तो हमारा ये आंसर आया है, क्या आया है, आंसर आया है, ठीक है। यानी 3 इसके बाद 4 गो जीरो है, यानी 30,000 हमारा आंसर है। पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा। चलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीजिए गलत हो गया, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप इस प्रश्न को लगा लेंगे, अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप अपने जो
जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उसमें आप बी वाले को टिक कर लेंगे और जब आंसर रंगने जाएंगे तब भी आप बी रंग देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है जो मैंने यहाँ पे किया है। ये इसका आंसर आपका देखिए यहाँ पे सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, न कि ये होगा। मैं आपको बताने के लिए इसे कर रहा हूँ कि आपको इस बात का ध्यान रखना, बहुत माइन्यूट चीज है। अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं इस तरह से, दो तीन प्रश्न आपका ऐसे ही गलत हो जाता है, तो ऑप्शन रंगने में भी गलत हो जाता है। तो ये आपको गलत नहीं करना है। आप सोचिए कि जब सीटेट का एग्जाम आप देंगे और रिजल्ट आए आपका 89 और आप गलत रंग करके एक दो तीन प्रश्न आप आ गए, तो कितना कष्ट होता है कि नहीं होता है? तो गलती भाई नहीं करनी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, गलत मत करिएगा आप लोग। पेशेंस रखिएगा, समय लगेगा, एक एक ऑप्शन को चेक करिएगा तब टिक करिएगा। यहाँ लगाए सही, यहाँ पे गलत टिकिए। चलिए, ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्थानीय मान और का ये क्वेश्चन आता है। इससे दो चीजें और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। एक तो स्थानीय मान, आप जान गए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछता है अंकित मान, और अंकित मान का ही भाई है जातीय मान। ठीक है, क्या? जातीय मान, ये जातीय मान। ठीक है, तो अंकित मान और जातीय मान दोनों एक ही चीज होता है। जैसे मान लीजिए इस वाले प्रश्न में हम आपसे पूछें कि 70 560 में 5 का अंकित मान बताइए, तो अंकित मान जिसका पूछा जाएगा वही नंबर खुद होता है, वही अंक होता है। तो जैसे 70,560 में 5 का अंकित मान कितना होगा, कहेंगे सर 5 होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, यानी अंकित मान और जातीय मान एक होता है। चलिए आप लोग बताइए, 7 का आप लोग बताइएगा 7 का जातीय मान क्या होगा। आप कहेंगे सर अभी तो आप बताएं 7 का जातीय मान 7 होगा, 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 होगा। यानी जो पूछा जाएगा वही स्वयं स्वयं होगा, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो अंकित मान आप जानते रहेंगे, कभी कभी गुणनफल नहीं देख करके घटाना पूछ देता है, जोड़ पूछ देता है, तो आप लगा लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आसान होता है। एक प्रश्न आपका फिक्स किया हमने इस क्लास से आपके। ठीक है, एक प्रश्न आपका डेफिनेटली स्थानीय मान की अवधारणा से, कॉन्सेप्ट से आना है। चलिए सर, जो है आपका सीटेट का बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है, मापन और समय, मींस मेजरमेंट और टाइम से। यानी सीटेट में हर बार देखा गया है, हर पेपर में जो है रेलगाड़ी से जो है एक प्रश्न आपका ट्रेन संबंधी आता है, और इस बार भी सीटेट 2026 में एक प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, और इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, हम आपको बता रहे हैं बड़ी सिंपल तरीके से। आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, टाइमिंग कभी कभी गलत हो जाती है और आंसर आपका गलत आ जाता है। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो एक चीज हम आपको बता दें, जैसे रेलगाड़ी जो होती है, जो ट्रेन का समय होता है वो 24 घंटे का होता है। यानी उसकी जो वॉच होती है, जो घड़ी होती है, उसमें आपका 1 से लेकर के 24 बजता है। हम लोग की घड़ी क्या, जैसे 12 बजता है, 12 के बाद 1 हो जाता है, 12 घंटे का। लेकिन जो रेलवे का जो टाइम शेड्यूल होता है वो 24 घंटे का होता है। 12 के बाद 13 बजेगा, 14 बजेगा, 15 बजेगा, 16 बजेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इस प्रश्न को लगाने के लिए एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीके से आसानी से आप लगा लेंगे। पहले आप ये देखा करिए कि रेलगाड़ी कहाँ से चली है और किस डेट तक आपकी जा रही है। और दूसरी चीज जो आपको दूसरा स्टेप ध्यान देना है, वो ये है कि आपको महीने पता होना चाहिए, कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना, आपको ये मंथ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न पढ़ लेते हैं, और इस प्रश्न को आप लोगों को लगाना है जहां पे भी बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, बैठ करके पढ़ रहे हैं, जैसे भी इस प्रश्न को रफ पेन लेकर के जरूर बैठे रहा करिए। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट मिले उसको लिख लिया करिए, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह के प्रश्नों का जरूर आप अभ्यास करके जाइए। और सीटेट 2026 के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। देखिए, एक रेलगाड़ी जो है पटना से 30 मई 2024 को 23:40 बजे चलती है, और मुंबई 1 जून 2024 को 5:15 बजे पहुंचती है। यात्रा का कुल समय, हमेशा प्रश्न में आपसे कुल समय पूछता है ट्रेन का। तो सबसे पहले आप एक चीज बताइए कि जो हमारी ट्रेन है 30 मई को स्टार्ट हुई है, 30 मई को चली है, इसके बाद उस पहुंची है कब, 1 जून को पहुंची है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 1 जून। हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 30 मई के बाद डायरेक्ट 1 जून तो आएगा नहीं, बीच में 31 मई तो आएगा कि नहीं। ये मई का महीना 31 का होता है, इसीलिए आपको बताया कि मंथ नेम आपको याद होना चाहिए, ये किस कौन सा जो है कितने डेज का होता है। आप लोग हमको ये बताइए, जो 23:40 से यहाँ से स्टार्ट हुई है सर, और जब यहाँ पे पहुंची है 1 जून को, जो 1 जून को, तो ये 5:15 पे पहुंची है यहाँ पे। रेलवे का समय कितने का होता है, 24 घंटे का होता है। उसकी घड़ी में जो है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे बजते हैं। आप लोग हमको ये बताइए कि अभी 30 मई को यहाँ से ट्रेन आपकी स्टार्ट हुई है, 23:40 से स्टार्ट हुई है कि नहीं स्टार्ट हुई है।
तो अगर इसमें हम 20 जोड़ दें, 23:40 में अगर 20 जोड़ दो तो ये 24 बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? किसमें बजेगा? रेलवे के टाइम में 24 बजेगा कि नहीं बजेगा? तो ये 20 मिनट और चलेगी। अगर 23:40 में से स्टार्ट ही है, 20 मिनट और अगर ट्रेन चलेगी तो 24 बज जाएगा। और तो ये 30 मई को 24 बजेगा। इसके बाद 31 मई को भी इसी तरीके से 24 बजेगा। तब कितना समय हो जाएगा? तब इसके बीच में जो समय वो हो जाएगा, तब वो चल लेगी कितने घंटे? 24 घंटे चल लेगी। 24 घंटे। और 20 मिनट यहाँ पे चली है। ध्यान से देखते रहिएगा। 23:40 पे ट्रेन स्टार्ट हुई है। अब उसके आगे जाना है, पीछे मत सोचिए, आप आगे चलिए आप जो है। तो 23:40 पे स्टार्ट हुई है, तो 20 मिनट अगर ट्रेन और चलेगी तो ट्रेन पे समय कितना हो जाएगा? 24 बज जाएगा। और 24 बजे 30 मई हो जाएगा। उसके बाद 31 मई को जो है 24 बजे जब होगा तो ये कितना घंटे चल लेगी तब तक? 24 घंटे। तो 24 घंटे ये चल ली, 20 मिनट आपका ये चल ली। अब ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ही घड़ी में ट्रेन के 24 बजेगा, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना 25 होगा। हमने बताया ना 24 तक लास्ट होता है। उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 31 मई को जो है कि 24 बज गया, उसके बाद 1 स्टार्ट होगा। जो 1 स्टार्ट होगा तब वो उसकी एंट्री हो जाएगी 1 जोन में। ठीक है? तो 1 से फिर 1 चलेगा, फिर 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे दिया है 5 बजकर के 15 बजे तक। तो यानी यहाँ पे आपका जो है क्या दिया है? 5 बजकर के 15 बजे तक। तो यहाँ पे भी जो ट्रेन है 5 घंटा 15 मिनट और चल लेगी। तभी ना 24 बज गया, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा। तभी ना 5 बज करके 15 मिनट होगा, तो इतना घंटा और चल लेगी। तब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो कितना चली? ध्यान से देखिएगा। 20 मिनट यहाँ पे चली, 24 घंटा यहाँ पे चली, 5 घंटा 15 मिनट यहाँ पे चली। तो हमारा जो समय है उसको आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। सर 20 मिनट यहाँ पे हो गया, ये मिनट है, याद रखिएगा 20 मिनट। ये 24 घंटा है। और यहाँ पे है आपका जो है 5 घंटा 15 मिनट। तो घंटे को घंटे में जोड़ लीजिए, मिनट को मिनट में जोड़ लीजिए। तो ये 24 घंटा और 5 घंटा मिल करके 29 घंटा हो गए, हो जाएगा। और 20 मिनट ये, 15 मिनट ये, तो ये आपका हो जाएगा 29 घंटा 15 मिनट। ठीक है? तो यानी कि 29 घंटा 15 मिनट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई जोड़ने में। यहाँ पे देखिएगा 15 मिनट यहाँ का और 20 मिनट यहाँ का, तो 35 मिनट हो जाएगा ना। तो 29 घंटा आपका 35 मिनट। तो किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए दिया है 29 घंटा 35 मिनट। अब आप कहेंगे सर गलत हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखिए कितना क्लोजेस्ट ऑप्शन दिया है। 28 घंटा, 30 घंटा, 31 घंटा, सब में 35 मिनट 15 मिनट। यहाँ पे देखिए इतना क्लोजेस्ट देता है कि यह प्रश्न गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए बड़ा सतर्कता से एक बार लगाने के बाद दोबारा भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि मेरा प्रश्न सही है कि नहीं। और ऑप्शन टिक करते समय हमेशा इस पे उंगली रखा रहा करिए, एक बार इसको चेक कर लिया करिए कि मेरा गलत नहीं है। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट रही अपनी इस क्लास के माध्यम से, चीजों को आप फेस करेंगे वहां पे, कोई नहीं आपको बताएगा। इन सब चीजों के आपके 4 से 5 क्वेश्चन बस रंगने में गलत हो जाते हैं, टिक करने में गलत हो जाते हैं। तो बड़ा कष्ट होता है जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, अपनी आंसर की मिलाते हैं तो। ठीक है? तो आप अभी से इस तरह की चीजों का प्रैक्टिस करिए, और ताकि आपसे गलती ना हो। और अगर मेरी इस क्लास को देख रहे हैं तो जरूर आप सतर्कता रखेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वेन हिले से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है? ये जो है शिक्षण शास्त्र है, वेन हिले थ्योरी। ठीक है? चलिए ये प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग जो है। और ये इनको एग्जाम में बड़ा सेटेड का फेवरेट ये मैथमेटिशियंस हैं, इनसे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया क्या है, पढ़ते हैं यहाँ पे भाई प्रश्न को। हम्म एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पाता है। एक बच्चा है जो आयत और वर्ग में अंतर नहीं कर पाता है, बालक होगा छोटा सा। वह दोनों का चार भुजाओं वाली आकृति कहता है। वह कहता है कि दोनों में तो चार भुजा होती है। यानी ये देखिए ये वर्ग होता है और ये आपका आयत होता है। तो इसको जब देखता है तो कहता है तो दोनों में तो चार ही को जो है भुजा होती है। हीले के अनुसार वह किस स्तर पे है? तो वह बालक इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है वो किस स्तर पे है? पहला स्तर 0 पे है, स्तर 1 पे है, स्तर 2 पे है, और यहाँ पे स्तर 3 पे है। तो देखिए स्तर 0 जो है आपका ये दृश्यकरण विजुअलाइजेशन है। तो बच्चा जो है हमारा बिल्कुल स्तर 0 पे है। यानी जो प्राथमिक का बच्चा होगा
जब उसे आप कोई चीज दिखाते हैं तो बोलता है कि दोनों में तो चार ही भुजा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये स्तर जीरो पे है, दृश्यकरण में है। ऐसा वो क्यों कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बच्चा बालक इसलिए कह रहा है कि बच्चे को ये नहीं पता है कि जो आकृति है, वो आकृति को जब फिगर्स को देख रहा है वहां पे, तो देखने के आधार पे वो बता रहा है कि इसकी बस चार भुजा हो रही है, लेकिन उसके गुणधर्म को नहीं जानता, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानता कि वर्ग की जो होती है इसमें भी चार भुजा होती है, लेकिन इसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। जबकि आयत में क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी व्यक्ति जो बालक है वो दृश्यीकरण मतलब विजुअलाइजेशन देख करके चीजों को बता रहा है। ठीक है, देख लिया इसमें चार भुजा है, इसमें भी चार भुजा बता दिया, लेकिन उसके गुणों के आधार पे जो है उसकी क्वालिटी को, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं बता पा रहा, उसकी अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो उसकी अवधारणा को बच्चा जो है उसके गुण के आधार पे नहीं समझा, बस देखने के आधार पे। तो ये स्तर जीरो में होता है। स्तर जीरो में क्या होता है, वेन हिलियो ने बताया कि बच्चा किसी चीज को देख करके बस बता देता है। ठीक है, उसके गुण को, उसकी क्वालिटी को नहीं जानता, उसकी अवधारणा को नहीं समझता है मैथ का। तो जो छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, यही होगा। लेकिन जब वो पढ़ेगा तब जानेगा उसको। चलिए, यहाँ पे देखिएगा चौथे नंबर का प्रश्न है और इसको भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। मैंने कहा ना, जितने भी आज के 10 प्रश्न आपको कराने वाले हैं बड़े ही फेवरेट हैं, और इसीलिए मैंने हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन लिए आपके। यहाँ पे देखिए दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ये प्रश्न हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है इसमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए 3/4, 2/3, 5/6, 1/2। देखिए जब भी प्रश्न भिन्न से आए, फ्रैक्शन से पूछा जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ तरीका। आप करिएगा क्या, आप ज्यादा ट्रिक उरिक के चक्कर में मत पड़िएगा। ट्रिक उरिक लगाने लगे, ट्रिक लगाएंगे गलत हो जाएगा, ज्यादा समय भी लग जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है भाग दे लीजिएगा। क्या दे लीजिएगा, भाग दे लीजिएगा। हमेशा बेसिक नॉलेज पे जाना चाहिए। ट्रिक से आप, हो सकता है ट्रिक से न लगे, गलत हो जाए। अगर आप जान रहे हैं ट्रिक तो लगा लीजिएगा। देखिए भाग सिंपल सा तरीका आपका है, कैसे इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे 3/4 है, तो आप एक काम करिएगा, 3 में 4 का भाग दे लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2/3 है, तो 2 में यहाँ पे 3 का भाग दे लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका क्या क्या यहाँ पे 5 है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, 5 में 6 का भाग दे लीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 1 है, और 1 में आप जो है 2 का भाग दे लीजिएगा। यहाँ से आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जैसे यहाँ भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे 0 दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे भी 0 दशमलव कर लेंगे। पहले इसको दे लेते हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, कहेंगे 7 बार जाएगी सर, 4×7=28 हो जाएगी। मिनिमम 2 बार ले जाइएगा, 2 अंक्स टाइम्स। यहाँ पे 2 आएगा, 0 अपने मन से बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव बढ़ाए थे, 4×5 यहाँ पे 20 हो गया। जब इसको हमने भाग दिया तो 0.75 आ गया। यहाँ पे आप 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, कहेंगे सर 6 बार जाएगी, तो 3×6=18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, हाँ सर 0 बढ़ा लेंगे, तो 0 यहाँ पे जब बढ़ाएंगे तो कितने टाइम्स भाग जाएगी, 6 बार जाएगी, तो 3×6 यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2, ठीक है, हमने कहा 2 टाइम्स आप ले जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ 0 पॉइंट दशमलव बढ़ा लीजिए, आप यहाँ पे 0 चाहे जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं। तो आपको भाग आती होगी, हाँ सर भाग आती है, भाग दीजिए 6×50 में। कहेंगे सर 6×8=48, 6×8=48, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 0.83 आ गया। इसका जिसमें भाग देंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 2×5=10 आ जाएगा। यहाँ कट गया, कोई मतलब नहीं, यहाँ 0 अपने मन से बढ़ा लीजिए। आप मुझको एक चीज ये बताइएगा, ध्यान से एक चीज समझिएगा, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, ये 0.75 की 0.66 या 0.83 या 0.50? आप कहेंगे सर यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यही सबसे बड़ा है। तो ये वाली भिन्न आपकी जो है 5/6, ये वाली जो भिन्न है आपकी, यही सबसे बड़ी हो जाएगी, यही सबसे बड़ी हो जाएगी। मतलब आपका जो आंसर सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और हम लोगों को समझना है यहाँ पे, यही पूछ देता है यहाँ पे कि जैसे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न की अगर बात करेगा तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है ये भी, तो आपकी सबसे छोटी भिन्न आपकी यही हो जाएगी 1/2। क्यों, यहाँ पे 0.50 है, तो सबसे छोटी आपकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो भिन्न से एक सवाल आपका फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सभी प्रश्न आपकी बहुत ज्यादा कठिन कठिन भी आते हैं भाई, मॉडरेट इजी भी आते हैं, और ऐसा नहीं है। प्रश्न का बस अभ्यास करिए, और उस तरह के अगर इस तरह के प्रश्नों को आपको लगा के जाते हैं तो डेफिनेटली आपके 1-2 प्रश्न आपके भिन्न से डेफिनेटली आपके आने हैं। ठीक है, चलिए भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री जो टीएलएम होता है।
क्या होता है? टीएलएम होता है, जिसे हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। प्रश्न है, अबेकस का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में किस शिक्षण के लिए प्रभावी नहीं होता है? नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है अबेकस, टीएलएम से भाई एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में है। क्या पूछता है यहाँ पे है कि अबेकस का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में किस शिक्षण के लिए जो है प्रयोग प्रभावी नहीं होता है। यानी जो टीएलएम का प्रयोग जो है अब प्रभावी नहीं होता। पहला ऑप्शन, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। पढ़ लेते हैं। गिनती सिखाने के लिए, दूसरा है स्थानीय मान की महत्ता समझने के लिए, सी वाला है शब्दों में संख्या लिखने के लिए, और चौथा है त्रुटिहीन गणना के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा कि जो टीएलएम का प्रयोग है, टीएलएम का प्रयोग करके ये एक शिक्षण सहायक सामग्री है, जिससे बच्चों को बड़ी ही आसानी तरीके से जो है सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है इन सामग्रियों का प्रयोग करके। तो ये जो है कि किस चीज के लिए प्रभावी नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शब्दों में संख्या लिखने के लिए जो है ये प्रभावी नहीं है। अब आप कहेंगे सर टीएलएम का प्रयोग तब कहाँ पे किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए? क्योंकि ये आप बता रहे हैं सर ये एक शिक्षण सहायक सामग्री है जो पढ़ाने में शिक्षकों को हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, एक चीज याद रखिएगा, टीएलएम जो होता है का प्रयोग जो है गणना करने के लिए, बच्चों को गणना मतलब गिनने के लिए किसी चीज का प्रयोग करने के लिए, या स्थानीय मान, ये दो चीज आप याद रखिएगा। स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। उसके बाद गिनने के लिए, गिनती उनती सिखाने के लिए जो है यह जो है टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का मटेरियल होता है, सामग्री होता है, जिसके माध्यम से बच्चे बड़े आसानी से खेल खेल विधि में रुचि लेकर के सीख जाते हैं जो है। तो याद रखना क्या है, टीएलएम का प्रयोग जो है गणना करने के लिए, मतलब गिनती सिखाने के लिए, पहली बात। दूसरी चीज है स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए जो है टीएलएम का जो है प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्री में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिनती सिखाने के लिए, तो यहाँ पे तो खुद दिया था गिनती सिखाने के लिए, मतलब ये सही होगा। यहाँ पे देखिए स्थानीय मान की अवधारणा, तो ये भी सही होगा, ये वाला भी ऑप्शन ये भी है। इसके बाद त्रुटिहीन गणना, गणना के लिए तो ये भी सही है, मतलब सी वाला नहीं सही है। तो जहां पे गणना आ जाएगा, गिनती आ जाएगा या स्थानीय मान, वहां पे टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा एक चीज ये बताइए आप लोग, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आप लोग टीएलएम का फुल फॉर्म क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको टैग वर्ड्स बता देते हैं, क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। इस क्लास से आप जो है 30 प्रश्नों में आपके 10 नंबर आप लेकर के जा रहे हैं। और जिन लोगों ने सेटेट 2026 से पहले ये क्लास नहीं देखी भाई, तो ये सोच लीजिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके 10 नंबर यहाँ से आप फिक्स करके ले जा रहे हैं अपना। और इस तरह के कॉन्सेप्ट पे देखिएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, चलिए। अच्छा ये वाला जो प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला प्रश्न यहाँ कहाँ गया, ज्यामिति का। ये जो प्रश्न है स्पेशली, ये जो प्रश्न है ये पेपर 2 के लिए है। पेपर फर्स्ट में भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन देखने को नहीं मिला है। पेपर फर्स्ट में भी आता है और पेपर सेकंड में भी ये प्रश्न आता है। ज्योमेट्री का बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में आया हुआ ये प्रश्न। और मुझे याद नहीं आ रहा है ये आपको किसी न किसी पेपर का ये प्रश्न है। कह रहे हैं कि प्रश्न, एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब आपको क्या लगा, प्रश्न पढ़े समझ में आया? तो एक बार में प्रश्न समझ में आता नहीं है और आप सोचते हैं प्रश्न को पढ़ करके हम नहीं लगा पाएंगे। आप ही लगाएंगे, आप ही, आप क्लास देख रहे हैं ना, आप ही प्रश्न को लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा ये प्रश्न। छोड़ करके किसी भी प्रश्न को नहीं आना है, जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, माइनस मार्किंग तो है नहीं। यहाँ पे देखिए दिया है, दो चीजों के बारे में बात किया है। पहले एक चीज समझ लीजिए, प्रश्न एक गणित की, अगर आप गणित में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं। पहले किसी भी गणित का कोई भी प्रश्न हो, एक चीज सीख लीजिए आप लोग। पहले देखिए कि प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। अगर इतना जान लिए तो आधा प्रश्न लग गया, 50% क्वेश्चन आपने लगा लिया। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है। तो देखिए यही तरीका मैं भी अपना रहा हूं। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है कि नहीं पूछा है। तो पहले इसको लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्या आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज जान लीजिए। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला है। यानी कहीं से हमको लंबाई मिल जाती सर, चौड़ाई मिल जाती, तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाता। मिलता कि नहीं? लेकिन सर हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं है।
अच्छा देख ले सर, कहीं मिल रहा है क्या प्रश्न में? एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। हाँ सर, बस लंबाई चौड़ाई दुगनी 3 गुना यही सब कर रहा है, परिमाप बता रहा है, कुछ भी नहीं सर दिया है। हम लोग सर क्या करें? क्या कुछ नहीं करना है। लंबाई कहीं से चाहिए आपको, चौड़ाई चाहिए। तो ये तो आपको पूछा गया, क्या निकालना है, फाइंड आउट करना। आप देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, उसी से आपकी लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक वर्ग, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग बनाते हैं, ये आपका वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, इतना जान गए, ये हमारा वर्ग है। इसके बाद कह रहा है इसका परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप है दिया है, वर्ग का जो परिमाप है ये दिया है 20, दिया है। वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 20 दिया है। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 20 होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है। पता है? बताइए, पता है कि नहीं है वर्ग के परिमाप का फार्मूला? हाँ सर पता है। वर्ग के परिमाप का फार्मूला जो होता है ये होता है 4a। क्या होता है? 4a, 4 इंटू भुजा होती है। क्या होती है? 4 इंटू भुजा होती है। इसके परिमाप का फार्मूला होता है वर्ग के। नहीं याद है तो जान लीजिए। तो ये प्रश्न ने कहा कि परिमाप 20 है, और आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे पता है 4 इंटू भुजा होती है, तो इसके जगह ये लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये इधर गुड़े में है तो 4 उधर भागे में जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 20/4, कैंसिल हो जाएगा, बराबर 5। यानी इसकी जो साइड्स है वो 5 आ गई। कितना आ गई? 5 आ गई। तो आपको पता है सभी साइड्स बराबर होती है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 होंगे। हाँ सर 5 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा? हाँ सर। अब यहां से हमको साइड्स मिल गई। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई, यहाँ पे देखिए एक आयत है, आयत आपका है, आयत की ये क्या है, लंबाई होती है, ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। चौड़ाई को 20 से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है आयत की चौड़ाई, तो ये आयत की जो है चौड़ाई लिख लेते हैं भाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। हाँ बोलिए क्या कह रहे हो आप? आयत की चौड़ाई, हाँ लिख लिए। और कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर यहाँ पे देखिए दिया है इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। ये आयत की जो चौड़ाई है ना, इस वर्ग की, ये वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो इस वर्ग की चौड़ाई क्या है, सब तो 5 ही है ना, तो वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। लिख लेता हूं वर्ग की चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर है। आपको ये सब लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, बराबर है। तो बताइए आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, ये प्रश्न ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज दिया है, वर्ग का जो चौड़ाई है, यहाँ पे चौड़ाई ये 5 है, तो मतलब ये जो है आपका जो है आयत की भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। और क्या कह रहा है, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, और इसकी जो है लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो देखिए आपको एक चीज आप समझ में आया, सर और किसके लिए बात किया है। तो जब भी प्रश्न में आप रीजनिंग पढ़े होंगे, जब भी प्रश्न में और की बात करें, लेकिन की बात करें, तो पहले शब्द की बात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में बात किया है और की, तो जब ये और की बात किया यहाँ पे, और की, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे तुलना क्या कर रहा है, आयत की चौड़ाई इसकी वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो यहाँ दो चीजें हैं, आयत आया है और वर्ग आया है। तो यहाँ बोल दिया है कि और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो ये और किसके लिए आया है, आयत के लिए आया है। मतलब ये कह रहा है कि और आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो ध्यान रखिएगा पहले वाले की बात कर रहा है, आयत की जो है इसकी जगह आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो आयत की लंबाई क्या होती है, एल, और चौड़ाई की दोगुनी है। तो चौड़ाई कितना है, 5 गुणे 2 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो आयत की लंबाई 10, चौड़ाई 5, यही दो चीजें चाहिए थी, इसमें रख लेते हैं। तो लंबाई 10 और चौड़ाई 5 बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे देखिए दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बस हम आपको समझाने के लिए बताए हैं प्रश्न कैसे लगाना है। ये समय हमारे हमको लग रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और आप स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको ये सब चीजें लिखना नहीं है, बस प्रश्न पढ़ना है। पहले एक चीज कर लिया करिए, प्रश्न में क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया है। अगर आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए तो यही जो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे इसमें से आपको मिल जाएगी लंबाई चौड़ाई, प्रश्न आप लगा लेंगे। ये सब लिखना उखना उतना नहीं पड़ेगा, बस आप छोटे छोटे अक्षरों में लिख करके आप प्रश्न पेपर पे ही सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा। अब सीधे चलते हैं टैग वर्ड्स पे, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो ये केवल मैथ जो है मैथमेटिकल पेडागोजी के जो है टैग वर्ड्स है आपके। यहाँ पे देखिएगा कि परीक्षा के लिए टैग वर्ड्स शॉर्टकट ट्रिक जो है
सकारात्मक शब्द, सही उत्तर की पहचान। अगर ये सभी शब्द, अगर मैथ पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं, 15 प्रश्न आपके आते हैं, अगर ये सभी शब्दों का ध्यान रख करके आपको ऑप्शन नहीं पता है तो उत्तर आप टिक कर लीजिएगा, आपकी गारंटी सही हो सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, चलिए, अगर कहीं पे सकारात्मक शब्द सही उत्तर की पहचान है तो सबसे पहले आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं। उन चारों ऑप्शंस में से हमेशा आपको, मैं हर बार अपने इस क्लास में कहता हूं, सकारात्मक प्रश्न ही सेलेक्ट करने हैं, सकारात्मक प्रश्न। ठीक है, सकारात्मक आंसर आपके। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में आपके तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, अगर बच्चा कोई तर्क वितर्क कर रहा है, ठीक है, मैथ में ये बड़ा ही फेवरेट है, आए तो ऑप्शन आपका सही होगा। गणितीयकरण की बात किया जाए, मैथमेटिजाइजेशन की बात किया जाए तो ये भी सही होगा। बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए रियल लाइफ से बच्चे को जोड़ा जा रहा है, किसी उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है, गणित में कोई ऐसा उदाहरण दिया गया है जो बच्चों से संबंधित है तो ये आपका सही हो जाएगा। बच्चे को अवसर देना मतलब प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब ये भी आपका सही होगा। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना ही चाहिए। तो ये 4-5 वर्ड है, बस याद कर लीजिए। क्या? तार्किक चिंतन, गणितीयकरण, दैनिक जीवन से बच्चों को जोड़ना, अवसर देना। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये किसी ऑप्शन में मैं श्योरली बता रहा हूं, 2 से 3 प्रश्न इसी पे आपके सही हो जाएंगे, आएंगे आपके एग्जाम में और आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे इस तरह के प्रश्न। इसके बाद ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है, अगर ये सभी कहीं पे दिखे तो ये आपके गलत उत्तर की पहचान होगी और उत्तर आपका गलत होगा। ठीक है, जैसे कहीं पे बच्चे को रटाया जा रहा है, रोटेट लर्निंग कराया जा रहा है, रटना दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, रटना, रट्टा मार रहा हो बच्चा, याद करना, रटना या याद करना किसी ऑप्शन में लिखा हो तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। उसी तरीके से केवल सूत्र याद करना, केवल ऑप्शन में है तो भी आपका गलत होगा। उच्च ग्रेड या अंक, हाई ग्रेड्स या मार्क्स द्वारा बच्चे को पुरस्कृत सम्मानित किया जा रहा है तो भी आपका गलत होगा। और सीमित करना, लिमिटेड, ये भी आपका गलत होगा। तो ये आपके रटना हो गया, केवल सूत्र याद करना, उच्च ग्रेड या अंक हो गया, सीमित करना, ये किसी ऑप्शन में है तो ये सभी टैग वर्ड्स आपके निगेटिव है, जनरली वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट और बता दूं, अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा है तो ऑप्शन आपके पॉजिटिव आपको आंसर देना है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर बता दिए कि ये सब किसी ऑप्शन में दिखेगा, तुरंत टिक मार देंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है। अरे भाई, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न सकारात्मक पूछा है कि नहीं, पता चले प्रश्न आपका निगेटिव पूछ दिया नहीं लगा करके, तो ऑप्शन तो नहीं ही होगा ना, उसमें से नहीं वाला ही तो होगा कोई ना कोई। अभी थोड़ी ना है कि प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा तो ऑप्शन आप पॉजिटिव में दीजिए, प्रश्न नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव में ऑप्शन दीजिए। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। अगर इन टैग वर्ड्स को आप देखे रहेंगे तो आपके ज्यादातर प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और मेरे बारे में 2 शब्द लिखिएगा, क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल घबराइए मत, परेशान मत होइए कि समय नजदीक आता जा रहा है, कैसे तैयारी करें। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की है, जो है कि सीटेट के लिए जो है एक ट्रिक मैंने आपको बताया है, स्ट्रेटजी बताई है किस तरह से सीटेट एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। अगर उस क्लास को आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा जो आपकी 20 दिन 25 दिन 30 दिन बचे हुए हैं, इसमें कितने अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, और डेफिनेटली इस बार का सीटेट एग्जाम आप पास कर लेंगे। अगर उस स्ट्रेटजी वाली क्लास को आपने देख लिया तो तब आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे थे, कैसे आप कहाँ से किस कौन सा क्लास देख रहे हैं, कौन सा नोट्स पढ़ रहे हैं, रियल में आपको करना क्या है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, 4-5 घंटा 6 घंटा डेली पढ़िए, एग्जाम आपसे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपको दबाव नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, बाय।